एक बार फिर आपका स्वागत है लाइव टके की बात पे। और अब बात करते हैं कोरोना के कहर की जो लगातार बढ़ता जा रहा है, खासकर देश के कुछ राज्यों में, और उन राज्यों में सबसे ऊपर है महाराष्ट्र। और अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र का पुणे शहर न सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बड़ी चुनौती है, बल्कि इस वक्त कोरोना के मोर्चे पर पूरे देश के लिए। कोरोना बेलगाम, पुणे में कोहराम, महामारी की मार, पुणे में हाहाकार। एक दिन में पुणे में सबसे ज्यादा केस। पिछले 24 घंटे में पुणे में 8,553 नए मामले सामने आए हैं और पुणे में बढ़ते कोरोना के आंकड़े टेंशन दे रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के कुल कोरोना केस के 20% और देश के कोरोना मरीजों के 10% मरीज अकेले पुणे में मिल रहे हैं। पुणे शहर में दिन ब दिन कोरोना संक्रमण के मामले चौंकाने वाले हैं और कल जो है इसी कोरोना के संक्रमण के मामले 8,000 के ऊपर आ चुके हैं। अभी बाज़ारों की परिस्थिति देखी जाए तो बाज़ारों में भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन जितनी भी भीड़ है उसमें लोग जो है वो नियमों का पालन करते नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से संक्रमण के मामले जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जब से कोरोना ने हिंदुस्तान में दस्तक दी है, तब से लेकर अब तक एक दिन में पुणे में पहली बार सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। इससे पहले इसी साल 28 मार्च को 8,324 केस, 26 मार्च को 7,144 केस, 24 मार्च को 6,754 केस मिले थे। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र में कोरोना कितना विकराल हो रहा है और क्यों महाराष्ट्र में कंप्लीट लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि पुणे के मेयर ने अभी शहर में लॉकडाउन लगाने से इनकार किया है। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन अगर अवेलेबल आप कर सकते हो तो मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन की कोई ज़रूरत यहाँ पे है, इसलिए हम अभी लॉकडाउन के बाजू में नहीं है। कोरोना के सबसे ज्यादा केस देश के 8 राज्यों में मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 72,330 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें अकेले महाराष्ट्र में 39,544 नए मरीज मिले हैं। यही वजह है कि IIT कानपुर ने आने वाले वक्त में देश में एक दिन में 1 लाख केस आने की चेतावनी जारी की है। तो R0 रिप्रोडक्शन नंबर को R0 बोलते हैं, जो एक व्यक्ति कितने दूसरे व्यक्तियों को इन्फेक्ट कर सकता है, जिसके आधार पर हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि अभी ग्रोथ ही चल रहा है। तो हम फर्स्ट फेज़ के आधार पर, जब फर्स्ट वेव चल रहा था तो फर्स्ट वेव सेकेंड वेव से कम स्पीड से ऊपर बढ़ रहा था, सेकेंड वेव पहले वेव से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। जाहिर है अगर लोगों ने लापरवाही जारी रखी और वक्त रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो वो दिन दूर नहीं जब देश तालाबंदी करनी पड़ सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे कोरोना की सेकंड वेव के कहर को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये बच्चों और युवाओं को लगातार प्रभावित कर रहा है, जो अपने आप में एक बड़ी चुनौती। अप्रैल में कोरोना विकराल, सेकेंड वेव में बच्चे और जवान बन रहे शिकार। कोरोना के सेकेंड वेव में जो ट्रेंड लोगों को परेशान कर रहा है वो है बच्चों और जवानों में बढ़ता कोरोना इन्फेक्शन। यह है दिल्ली में बच्चों के लिए डेडिकेटेड कोविड टेस्टिंग सेंटर। यहाँ बड़ी तादाद में परिवार पहुंच रहे हैं। बच्चों की टेस्टिंग के लिए उन्हें काफी इंतजार करना पड़ रहा है। बच्चों को कोरोना का कौन सा स्ट्रेन सबसे ज्यादा असर कर रहा है, इसकी जाँच की जा रही है। लेकिन बढ़ते मामलों के बीच बच्चों में भी वैक्सीनेशन की वकालत हो रही है। ह्यूमन बीइंग जो है वाहक का काम करते हैं, तो ये चेन तोड़ने की अगर बात आती है तो उसके अंदर जितने लोग हो सकते हैं वो वैक्सीनेटेड हो, तभी हम जो प्रॉपरली कहें कि एक चेन तोड़ने की बात, तो वो संभव हो सकता है। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में सेकेंड वेव ने जिस तरह बच्चों और युवाओं को प्रभावित किया है उससे जानकार हैरान है। एक आंकड़े के मुताबिक महाराष्ट्र में मार्च के महीने में 10 साल तक के बच्चों में 15,500 मामले सामने आए हैं। मार्च के महीने में 11 से 20 साल तक के बच्चों में 40,000 मामले सामने आए हैं। दोनों को मिला दिया जाए तो महाराष्ट्र के 10% केस इसी एज ग्रुप तक के हैं। तो 20 साल के नीचे कुछ 4% BKC का बोल सकता हूँ, मुंबई का नहीं बोल रहा हूँ। 4% लोग 20% एंड बिलो एडमिशन दिखाई दे रहा है, बट फिर भी बाय एंड लार्ज जो 30 to 50 एज के ज़्यादातर लोग पॉजिटिव जो एडमिट हो रहे हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी बच्चों में कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। बच्चों में वैक्सीनेशन की मांग की जा रही है। उसकी वजह अमेरिकी विशेषज्ञों से जुड़ी रिपोर्ट है। अमेरिकी विशेषज्ञों के मुताबिक बच्चों में कोरोना के ज्यादातर मामले एसिम्प्टोमेटिक हैं। लक्षण सामने न आने से वायरस लंबे वक्त तक बच्चों में बना रह सकता है और म्यूटेट हो सकता है। बच्चों में लंबे वक्त तक कोरोना वायरस की मौजूदगी से ऐसा वेरिएंट तैयार हो सकता है जो मासूमों को गंभीर रूप से बीमार कर सकता है।
कोरोना के नए म्यूटेंट को लेकर खतरा है। सेकेंड वेव में बच्चों और युवाओं पर कोरोना का असर आने वाले वक्त में ज्यादा घातक साबित हो सकता है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक कोरोना के मामले इस वक्त युवाओं में ज्यादा आते दिख रहे हैं। इन युवाओं ने अगर अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा तो ये धीरे धीरे बुजुर्गों को भी अपनी चपेट में ले लेंगे और वक्त के साथ हर उम्र के लोग इससे संक्रमित हो जाएंगे। हालात खराब हैं, सावधानी जरूरी है। ऐसे में वैक्सीनेशन ही एकमात्र विकल्प नजर आता है। दिल्ली से राहुल डबास के साथ श्वेता घुमसे, न्यूज नेशन, मुंबई। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पिछले 3 हफ्तों में या कहिए तकरीबन 15 से 17 दिनों के भीतर कोरोना के मामलों में 4 गुना से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। दिल्ली में डरा रहे हैं कोरोना के मामले, लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। मार्च से दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। जो ताजा आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक दिल्ली में कोरोना के मामलों में मौत के 2.5 महीनों का रिकॉर्ड टूटा है। अप्रैल में हालात और खराब होने की आशंका भी जताई जा रही है। क्या दिल्ली में कोरोना का रिकॉर्ड टूटने वाला है? ये सवाल हम यूं ही नहीं उठा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के खौफनाक रफ्तार पर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी के डायरेक्टर ने बेहद अहम बयान दिया है। नंबर ऑफ केसेस का बढ़ाव रहेगा और हो सकता है कि जो पहले जो पीक थी दिल्ली में खास तौर पर 8,000 या 8,500, हम शायद अब उसको भी क्रॉस कर जाए। दिल्ली में 11 नवंबर 2020 को कोरोना के 8,593 केस सामने आए थे। क्या मई में राजधानी में 11 नवंबर 2020 का रिकॉर्ड टूटने वाला है? अभी अप्रैल की शुरुआत हुई है। टीकाकरण और टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में 15 मार्च को कोरोना के कुल 407 केस आए थे। 1 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 1819 हो चुका है। यानी महज 15 दिन में कोरोना के मामलों में 4 गुना से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। हालात कंट्रोल में रहे, इसी के लिए दिल्ली सरकार अहम कदम उठाने की कोशिश कर रही है। शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई है। शाम 4 बजे ये बैठक होगी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। देखना होगा इस बैठक में क्या बड़ा फैसला लिया जाता है। राहुल डबास, न्यूज नेशन, दिल्ली। देश भर में आज से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो गया है, जिसमें 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लग रही है। अब तक सिर्फ 45 साल के ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लग रहा था, उन लोगों को जो बीमार हैं। वैसे अब तक देश में कुल तकरीबन 6.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज लग चुके हैं, जो आने वाले वक्त में और तेजी से बढ़ने जा रहे हैं। 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन कोरोना का खौफ है कि दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। देश भर में कोरोना के मामले 1 करोड़ 22 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। वहीं अब तक 1,62,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो देश भर में 72,330 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 459 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए आज से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण भी शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह से ही भीड़ देखी जा रही है। वैक्सीन लगवाने के लिए लोग लंबी कतारों में खड़े देखे गए। हालांकि तेज धूप की वजह से कुछ लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा है। आज जब 1 अप्रैल को टीकाकरण के लिए तीसरे चरण की शुरुआत हुई है, तो आप देखिए कितनी लंबी लाइन है और ये लाइन सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए है। यानी रजिस्ट्रेशन कराने में ही लोगों को कई घंटों का इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये हालत तब है जब दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर कई गुना बढ़ाए गए हैं और अब जो दबाव है वो वैक्सीनेशन सेंटर पे नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में 38, 39, 40 डिग्री तक तापमान जा रहा है, ऐसे में बुज़ुर्गों को या वरिष्ठ नागरिकों को लंबी कतारों में खड़ा होना बहुत मुश्किल है। ये रजिस्ट्रेशन का काउंटर है और उसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर, जो अंदर काफ़ी अंदर बना हुआ है, जिसके अंदर पहले आपको 3-4 कमरों में स्क्रीनिंग करानी होगी, वहाँ के हालात देखिए। और उससे पहले जो लाइन है, जो कतार है, उसकी हालात देखिए। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर एक तरफ लोग उत्साहित हैं, तो दूसरी तरफ डॉक्टरों का कहना है कि तीसरे चरण के वैक्सीनेशन के बाद हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने की तरफ हम एक और कदम आगे बढ़ जाएंगे। आज से जो ये 45 इयर्स प्लस खुला है, इससे और हम एक स्टेप टुवर्ड्स हर्ड इम्यूनिटी के चल गए हैं। जिस तरह से दुनिया के कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर का कोहराम है, हिंदुस्तान में भी तेजी से बढ़ते मामले कोरोना की दूसरी लहर का खौफ दिखा रहे हैं। उसे देखते हुए वैक्सीनेशन का तीसरा राउंड उम्मीद की संजीवनी बनकर सामने आया है। दिल्ली से राहुल डबास और मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज नेशन। तो देखिए, एक तरफ कोरोना की वैक्सीन है और दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से सख्ती भी बढ़ती जा रही है। जी हां, उत्तर प्रदेश से जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं वो वक्त की जरूरत बनती जा रही हैं। साथ ही साथ ये अपील भी
कि आप लोग भी एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका जरूर निभाएं। ये तस्वीरें सहारनपुर की है। यहाँ कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर लापरवाही बरतने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। पूरे शहर में जगह जगह पुलिस उन लोगों के चालान काट रही है जो बिना मास्क पहने बाहर घूम रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन को लेकर सहारनपुर में बीते 3 दिनों में 7,000 से ज्यादा लोगों के चालान काटे गए हैं। जो पालन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ जो चालानी करके कार्रवाई की जा रही है और जो नॉर्म्स का पालन नहीं कर रहे हैं तो मुकदमा भी पंजीकृत किया जा रहा है। लखनऊ में भी लापरवाही बरतने वालों पर पुलिस की निगाहें हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस ज्यादा मुस्तैदी से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने में जुटी हुई है, लेकिन लोग अब भी लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ का ये परिवर्तन चौक इलाका और हालात ये हैं कि अब पुलिस को मैदान में उतरना पड़ा है लोगों को ये समझाने के लिए कि मास्क लगाना कितना ज़रूरी है। लगातार लखनऊ के तमाम चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो वाहन चलाने वाले मास्क नहीं लगाए हैं उनका चालान किया जा रहा है और उन्हें बाकायदे ये समझाया भी जा रहा है कि अगर आपने अपनी आदतें नहीं सुधारी तो उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से कोरोना संक्रमण की रफ्तार घटेगी। दरअसल पिछले कुछ वक्त से उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण में तेजी दर्ज की जा रही है। ऐसे में सरकार किसी तरह की लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। यूपी में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 1230 नए मामले सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना की वजह से 24 घंटे में 11 लोगों की जान भी गई है। इसे देखते हुए योगी सरकार ने यूपी एपिडेमिक एक्ट को 30 जून तक बढ़ा दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात पश्चिम बंगाल की सियासी घमासान की। जी हां, पश्चिम बंगाल में सेकेंड फेज में हिंसा की खबरें सामने आई हैं। बंगाल की सबसे हॉट सीट पर वोटिंग के दौरान कहीं हंगामा हुआ तो कहीं बवाल। गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं, कार के अंदर पत्थर के टुकड़े हैं। ये शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर पथराव के सबूत हैं। काफिले के साथ चल रही मीडिया की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पत्थर बरसाए। मीडिया की गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी सियासी संग्राम की तपिश झेलनी पड़ी। बूथ बूथ जा रहे शुभेंदु अधिकारी के काफिले को अहमदाबाद के मथरसा बूथ पर निशाना बनाया गया। वोटिंग के दौरान पत्थर उछला तो शुभेंदु अधिकारी ने ममता के खिलाफ जुबानी पथराव शुरू कर दिया और कहा कि बंगाल में जंगल राज चल रहा है। लोग मेरा सामने आने के ये पूरा ये सब पाकिस्तानी का काम है। ये सब जय बांग्ला नारा बांग्लादेश का नारा है। ये उस बूथ में कुछ वोटर है, खास करके एक समुदाय का, मैं नाम नहीं ले रहा ये, लेकिन इसलिए मैं बूथ आया। मेरा सामने कुछ नहीं किया, मैं वापस जाने के बाद थोड़ी देर पहले किया। ये आप पूरा देश को जलाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए। मीडिया की गाड़ियों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। लाठी डंडे से हमला किया जा रहा है। तस्वीरें बंगाल के ही गुनारा की हैं। अब पश्चिम बंगाल के केशवपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। हमले में गाड़ी की फ्रंट और रियर विंडशील्ड पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है। पोलिंग बूथ नंबर 173 के पास बीजेपी के पोलिंग एजेंट तन्मय घोष की गाड़ी पर हमला हुआ है। आरोप टीएमसी के समर्थकों पर है। जब हमारा इलेक्शन एजेंट वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का तन्मय घोष जब गया था उसको छोड़ने के लिए, बूथ तक पहुंचाने के लिए, तब वहां का तृणमूली गुंडा लोग उन जो तन्मय घोष का गाड़ी के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से हमला किया है और पिस्तौल लेके, ओपनली पिस्तौल लेके ड्राइवर का कंधे पे आघात किया है। बंगाल में दूसरा चरण निर्णायक है। इस राउंड की हवा ही बताएगी कि परिवर्तन की लहर है या नहीं। मैदान में ममता और शुभेंदु आमने सामने हैं। देखना होगा कि नंदीग्राम भूमि कन्या को चुनेगा या भूमि पुत्र को। टीम न्यूज़ नेशन। तो पश्चिम बंगाल में जहां एक तरफ चुनावी हिंसा नजर आई, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने अलग अलग इलाकों में रैलियां की, जहां पर आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी दिखा और निशाने पर पीएम मोदी की रही ममता बनर्जी। धमकी और गालियां देने वाली दीदी अब कह रही है कूल कूल। दीदी, ओ दीदी,
दीदी, तृणमूल कुल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है, शूल। बंगाल को असहनीय पीड़ा देने वाला शूल है तृणमूल। अगली खबर बैतूल से, जहां जुआरियों को पकड़ने गई पुलिस पर भीड़ ने ही हमला कर दिया। ये तस्वीरें बैतूल की हैं। पुलिस की टीम गई थी जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई करने, लेकिन भीड़ ने उन्हीं पर हमला कर दिया। वायरल वीडियो में भीड़ के बीच फंसे एक पुलिस वाले को देखा जा सकता है। कुछ लोग बीच बचाव कर रहे हैं, वहीं कुछ पुलिस वालों के साथ मारपीट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई है, उन्हें गांव में घुमाया गया है। हालांकि गनीमत रही कि पुलिस वाले किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। इस मामले में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। अज्ञात लोगों के विरुद्ध FIR की गई है और इसके बाद लोग जो भी वहाँ पे लोग थे शामिल थे उसमें, तो उनका वीडियो फोटो वगैरह देख के उनकी पहचान की जा रही है और इसके बाद उनकी पहचान के बाद गिरफ्तारी वगैरह की जाएगी। बताया जा रहा है कि जहां जुआ खेला जा रहा था वहां बिना परमिशन के मेले का भी आयोजन हो रहा था। पुलिस तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। मेरठ से लेकर उत्तराखंड तक के लोगों के लिए अच्छी खबर। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे आज से आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। दिल्ली से मेरठ का सफर अब 45 मिनट में होगा पूरा। गाजियाबाद से मेरठ जाने में अब लगेंगे महज 30 मिनट। न जाम की टेंशन, न गाड़ियों की सुस्त रफ्तार का बोझ। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट आज से जनता के लिए खोल दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधा सुहाना सफर है जो सीधा दिल्ली से आपको मेरठ लेकर जाएगा। आज सुबह से 7 बजे से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लोग सफर कर रहे हैं। ट्रायल के लिए इसको पहले ही खोल दिया गया था। बात करें कल की, तो कल के अंदर जो आंकड़े निकल कर आए, तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोगों ने इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया और सीधा गाजियाबाद के डासना होते हुए मेरठ तक अपना सफर पूरा किया। ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से सिग्नल फ्री है। सड़क के दोनों तरफ वर्टिकल गार्डन भी विकसित किए जा रहे हैं। हाईवे के किनारे सोलर लाइट्स लगाई गई हैं। एक्सप्रेसवे 90 अंडरपास, 38 फ्लाईओवर, ROB और 197 CCTV कैमरों से लैस है। ये सीमलेस जिसको कहते हैं कनेक्टिविटी हो गई है और आप देखेंगे कि दिल्ली से आदमी चल करके मेरठ 50 मिनट में या 1 घंटे में, और उसके आगे देहरादून या हरिद्वार जाना हो तो और 1-1.5 घंटा लगा करके वहाँ पर वो पहुँच जाएगा। हालांकि अभी इस एक्सप्रेसवे पर कोई टोल टैक्स नहीं वसूला जा रहा है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गति सीमा तय की गई है। उसके बाद अगर आप उसको क्रॉस करते हैं तो आपका चालान कटेगा और उसका जो चालान है फास्टैग के थ्रू सीधा आपके मोबाइल पर पहुंचेगा। टोल बूथ जरूर बनकर तैयार है, लेकिन कुछ दिनों के लिए टोल यहां पर नहीं वसूला जाएगा क्योंकि टोल निर्धारित नहीं किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। चलिए अब आपको दिखाते हैं अच्छी खबर जो आई है हरिद्वार से। यहाँ 16 भिखारियों की किस्मत बदल चुकी है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। जो हाथ कभी भीख मांगने के लिए उठते थे, वो हाथ आज लजीज व्यंजन बनाने में जुटे हुए हैं। कभी खुद का पेट भरने के लिए भीख मांगते थे, आज लोगों की भूख मिटा रहे हैं। 2 महीने में इन 16 लोगों की किस्मत बदल चुकी है। हरिद्वार के हर की पेड़ी में 2 महीने पहले इन लोगों का काम भीख मांगना था, लेकिन अभी भोजन बनाने का काम कर रहे हैं। सुधर गए आप, पहले बाबा बन के घूम रहे थे इसे, बस इतनी है रिक्वेस्ट है, आगे और कुछ बन जाए, बढ़िया तनख्वाह मिल जाए, आगे और सोचेंगे, आगे और कुछ कर लेंगे। इन लोगों की जिंदगी में बदलाव आया कुंभ के मेले की IG की पहल की वजह से। इस पहल से भिखारियों की जिंदगी बदल गई। कुछ भिखारियों को उनके गाँव भेज दिया गया है। इन 16 लोगों ने काम करने की इच्छा जताई तो पुलिस महकमे ने इन्हें 2 महीने की ट्रेनिंग दी और अब इनकी किस्मत बदल चुकी है। आज ये लोग कुंभ में पुलिस के अस्थायी मैस में काम कर रहे हैं। इन्हें 10,000 का वेतन भी दिया जा रहा है। हमारे लिए भी बड़ी गर्व की बात है कि जो कभी भिखारी के रूप में थे, उनके हाथ का हम लोग भोजन कर रहे हैं और ये भोजन वास्तव में प्रतीक के रूप में है। अगर आप इनको सही तरीके से रास्ता दिखाए तो ये काफ़ी कुछ बेटर कर सकते हैं। भिखारी से कर्मचारी बने इन लोगों को सम्मानित करने के लिए जरूरी चीजों की किट भी दी गई है। कुंभ के बाद ये लोग क्या करेंगे, पुलिस महकमे ने इसका भी इंतजाम किया है। कुंभ के बाद इन लोगों को औद्योगिक एरिया की फैक्ट्रियों में नौकरी पर रखा जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।
चलिए लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना है। लेकिन जिस मुख्तार अंसारी के नाम से कभी पूर्वांचल कांपता था, वो मुख्तार अब यूपी लौटने से डर रहा है। मुख्तार के करीबी ही उसे जान के लिए खतरा बता रहे हैं। वो कौन सा डर है जिसके चलते ये बाहुबली रोपड़ जेल के बिल में छिपा बैठा है? देखिए खबर कट टू कट स्पेशल में प्रयास त्यागी के साथ अब से थोड़ी देर में रात 8 बजे।